वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को लेके आए हैं और उनको डिस्कस करेंगे विद कॉन्सेप्ट के साथ में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग आज देखते हैं, शुरुआत करते हैं। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? ए 3-phase ट्रांसफार्मर हैज़ प्राइमरी कनेक्टेड इन डेल्टा एंड सेकेंडरी इन स्टार। तो गिवन में क्या दिया गया है इसको हम लिख लेते हैं। एक 3-phase ट्रांसफार्मर है आपके पास, ठीक है। उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो कैसी कनेक्ट है? डेल्टा में कनेक्ट है, तो इसको हम क्या करेंगे, डेल्टा बना देंगे प्राइमरी। एंड सेकेंडरी इज कनेक्टेड इन स्टार, तो स्टार बना दिए, ठीक है। ये क्या है क्वेश्चन में आपका दिया गया है। आगे पढ़िए क्या लिखा है। सेकेंडरी टू प्राइमरी टर्न रेशियो पर फेज इज 6। क्या दिया गया है? सेकेंडरी टू प्राइमरी टर्न रेशियो दिया गया है, तो हम इसको भी लिख लेते हैं। तो टर्न रेशियो क्या होता है आप जानते हैं। टर्न रेशियो कैसा दिया है पर फेज का? तो ये क्या दिया गया है, N2 अपॉन N1, यही होता है टर्न पर फेज, टर्न रेशियो पर फेज, ठीक है। सेकेंडरी टू प्राइमरी दिया है तो N2 अपॉन N1 कितना दिया है, 6। तो इसको हमने लिख लिया 6। अब आगे और पढ़िए क्या लिखा है। फॉर प्राइमरी वोल्टेज 200 वोल्ट, और प्राइमरी वोल्टेज कितना दिया है, तो V1 हमने लिखा कितना, 200 वोल्ट, ठीक है। आगे देखिए, द सेकेंडरी वोल्टेज वुड बी, तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, इसकी सेकेंडरी वोल्टेज आपका कितना होगा, ठीक है, यही पूछा है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे? तो आपको जानते हैं एक रिलेशन टर्न रेशियो का क्या होता है। तो टर्न रेशियो का रिलेशन आप जानते हैं क्या होता है, N2 अपॉन N1 इक्वल्स टू B2 अपॉन B1, यही होता है, आपने पढ़ा होगा। अगर करंट का रिलेशन लिखना चाहें तो कैसे हो जाएगा, I1 अपॉन I2, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे करंट नहीं निकालना है, तो इसको चाहे लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, V2 की वैल्यू निकालना है। जो जो वैल्यू इसको क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो N2 अपॉन N1 की वैल्यू कितनी दी है, 6 रख दिए। B2 हमको निकालना है, तो B2 अपॉन B1 की वैल्यू कितनी दी है, 200 वोल्ट, तो 200 वोल्ट हमने रख दिया। अब यहाँ से V2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1200 वोल्ट। तो V2 हमारा यही आंसर हमको निकालना था, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, टू 1200 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन आंसर। अगर ये 3-phase ट्रांसफार्मर दिया गया है, अगर इसको ये आपका जो निकला है ये पर फेज निकला है, क्योंकि ये जो टर्न रेशियो आपका दिया गया है पर फेज में दिया गया है। तो जो वोल्टेज आपका सेकेंडरी साइड निकला है वो पर फेज में निकला है। अब अगर आपको उसमें निकालना है, लाइन वोल्टेज निकालना है, तो लाइन वोल्टेज का आप रिलेशन जानते हैं। तो लाइन वोल्टेज अगर निकालना चाहेंगे, लाइन वोल्टेज तो क्या हो जाएगा, तो V2 इक्वस टू √3, यही सही लिखेंगे, √3 वी फेज। तो वी फेज आपका कितना दिया है, 2 वी फेज दिया है ये, तो इसको हम लिखेंगे √3 इंटू ये, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2078 वोल्ट। आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। हमने इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो ऑप्शन आपका लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है इसमें, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। लाइन वोल्टेज पूछा जाए तो ये हो जाएगा, और फिर फेज वोल्टेज पूछा जाए तो ये फेज वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। द आयरन लॉस इन ए 100 kVA ट्रांसफार्मर एट 1 किलोवाट एंड फुल लोड कॉपर लॉस आर 2 किलोवाट। द मैक्सिमम इफिशियंसी अकर्स एट ए लोड ऑफ। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आयरन लॉस दिया गया है फुल लोड पर, ठीक है। ये जो आपकी दी होती है ये रेटिंग है आपकी, ठीक, ट्रांसफार्मर की। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या क्या दिया गया है गिवन। तो केवीए दिया है, ठीक है, 8 फुल लोड पर, ठीक है। कितना दिया गया है, 100 केवीए। एंड आयरन लॉस कितना दिया गया है, 1। तो आयरन लॉस को हमने लिख लिया कितना, 1 किलोवाट, ठीक है। एंड कॉपर लॉस कितना दिया गया है, 2। तो कॉपर लॉस कितना है, 2 किलोवाट, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, द मैक्सिमम इफिशियंसी अकर्स, यानी कि आपको क्या बताना है कि मैक्सिमम जो इफिशियंसी है किस लोड पर आपकी मिलेगी या किस लोड पर प्राप्त होगी। तो ठीक है,
तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, फॉर्मूला आपको याद रखना है कौन सा। तो एक फॉर्मूला होता है फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी, ठीक है। मैक्सिमम इफिशिएंसी की केस में आपका एक फॉर्मूला होता है एट लोड, क्या होता है, केवीए एट मैक्सिमम, ऐसे लिख सकते हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी पे इक्वल्स टू केवीए एट फुल लोड, फुल लोड ऐसे लिख सकते हैं, एट फुल लोड इनटू अंडर रूट आयरन लॉस अपॉन कॉपर लॉस, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, इसमें से भी आपका कोई भी क्वांटिटी पूछ सकता है, ठीक है। फुल लोड आपका क्वेश्चन में दिया गया है, कितना केवीए दिया फुल लोड पे, इतना। हो सकता था आपको ये मैक्सिमम एफिशिएंसी भी ये पूछ लिया जाता कि किस लोड पर, ठीक है। तो इस किस लोड पे होगा ये बताना है, फॉर मैक्सिमम के लिए आपको बताना है। तो इसके लिए क्या करोगे, वैल्यू पुट करो सारी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए फुल लोड केवीए कितना दिया गया है 100 इंटू आयरन लॉस कितना दिया गया है, आयरन लॉस 1 अपॉन, और कॉपर लॉस कितना दिया गया है 2, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो 70.7 केवीए ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अब इस 70.7 केवीए पे आपका क्या होगा, मैक्सिमम इफिशियंसी आपकी इसकी इस ट्रांसफार्मर की निकलेगी। किस ट्रांसफार्मर की, 100 केवीए ट्रांसफार्मर की, ये रेटिंग है, ठीक है। फुल लोड केवीए रेटिंग है ये, ठीक है। और किस केवीए रेटिंग पे आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी निकलेगी वो आपको बताना है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी को आपको बताने के लिए हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा गया है, इफ सप्लाई पोलरिटी ऑफ आर्मेचर टर्मिनल ऑफ सेपरेटेड एक्साइटेड डीसी मोटर इज रिवर्स द मोटर विल रन अंडर, ठीक है। क्या कहा गया है, एक आपका सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है, ठीक है। उसके आर्मेचर टर्मिनल या सप्लाई टर्मिनल को अगर चेंज कर दिया जाए या रिवर्स कर दिया जाए तो मोटर जो रन करेगा वो किस कंडीशन में रन करेगा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में है प्लगिंग कंडीशन में, ऑप्शन नंबर बी क्या है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग कंडीशन में, या डायनामिक ब्रेकिंग कंडीशन, या नॉर्मल ब्रेकिंग कंडीशन में। तो किस कंडीशन में आपका मोटर रन करेगा, जब आपका सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है, अगर उसके आर्मेचर टर्मिनल्स को रिवर्स कर दिया जाए, ठीक है, तो किस कंडीशन में आपका मोटर रन करेगा ये बताना है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने कल कराया था कि जब आपका मोटर क्या होता है, डीसी मोटर था, तो उस केस में उसके आर्मेचर टर्मिनल को जब रिवर्स करते थे तो वो क्या होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती थी। तो डायरेक्शन चेंज होती थी तो क्या करते थे, आर्मेचर टर्मिनल्स को आप इंटरचेंज करते थे, ठीक है। तो इसमें भी यही करना है। तो उस केस में जो मोटर रन करता है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, तो वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए प्लगिंग कंडीशन, ठीक है। तो प्लगिंग कंडीशन क्या होता है, एक आपका ब्रेकिंग कंडीशन होती है, ठीक है। तो ब्रेकिंग कंडीशन को ही आपका क्या बोला जाता है, प्लगिंग कंडीशन, ठीक है। प्लगिंग कंडीशन कब होती है ये, जब आप टर्मिनल्स को, आर्मेचर टर्मिनल्स को रिवर्स कर देते हैं, तो उस केस में आपका मोटर जो है प्लगिंग कंडीशन में रन करने लगता है, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। अगर आपका यही मोटर अगर ब्रेकिंग केस में 3 फेज मोटर होता, 3 फेज इंडक्शन मोटर, तो उस केस में 3 फेज होते हैं आपके, ठीक है। तो 3 फेज में आपके कोई 2 फेज चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, सपोज करो ये चेंज कर दिया, ये चेंज कर दिया, या ये, ठीक है। तो 3 फेज में कोई 2 टर्मिनल्स, सप्लाई टर्मिनल्स इंटरचेंज करने पे क्या होता है, आपका प्लगिंग कंडीशन में ऑपरेट करने लगता है, ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, following graph shows the loss characteristic a sheet of ferromagnetic material against varying frequency f. Pi is the iron loss at frequency f. Hysteresis and eddy current loss of the sheet at 100 hertz. तो इस टाइप का आप क्वेश्चन कर चुके हो, ठीक है। क्वेश्चन आपको हमने कॉन्सेप्ट बताया था, देखिए ये क्या है, आयरन लॉस पर यूनिट फ्रीक्वेंसी वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में आपका एक ग्राफ दिया गया है, और इसमें आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है आयरन लॉस, ये आयरन लॉस दिया है, ठीक है। तो आयरन लॉस में आप जानते हैं कि 2 लॉस होते हैं, कौन कौन से, हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है इसमें, इसमें यही आपको 2 लॉसेस निकालने हैं, कौन कौन से, हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस। तो आपको इस टाइप से हमने फॉर्मूला बताया था कि इस टाइप का जब फॉर्मूला हो, ये ग्राफ दिया हो, तो कौन सा फॉर्मूला आपका आयरन लॉस क्या होगा, ए एफ प्लस बी एफ स्क्वायर, यही होता है। अब इसमें ये जो होता है ये क्या होता है, हिस्टेरेसिस लॉस होता है, ठीक है। ये क्या होता है, हिस्टेरेसिस
लॉस, और ये क्या होता है आपका, ये टर्म क्या होता है आपका, कहलाता है एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस। ठीक है, अब इसको हमको निकालना है। तो हमको देखो क्वेश्चन में दिया क्या गया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है कितनी, फ्रीक्वेंसी हमको दी है 100 हर्ट्स। ठीक है, तो हर्ट्स दिया है 100 में। अब हमको क्या निकालना है, हिस्टैरिसीस लॉस। तो हिस्टैरिसीस लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हिस्टैरिसीस लॉस ए एफ। ठीक है, ए क्या है आपका, इस ग्राफ से देखिए हमने क्या बताया था, ये जो वैल्यू होती है आपकी ये क्या होती है ए। ठीक है, और ये जो वैल्यू आपके यहाँ पे दी होती है ये क्या होती है बी, यानी कि ए और बी ये क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे अगर रखना चाहोगे तो कितनी होगी, 0.01 इंटू फ्रिक्वेंसी कितनी है 100। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1 वाट, 1 वाट आ जाएगा। तो आपका कितना आया हिस्टैरिसीस लॉस, 1 वाट। ठीक है, ऐसे ही क्या निकालोगे, एडी करंट लॉस। तो एडी करंट लॉस का फॉर्मूला क्या है, देखिए पी ई लिख सकते हैं, तो वी एफ स्क्वायर, देखिए वी ये है, तो वी आपका कहाँ कौन सा होता है ये, तो ये वैल्यू पुट करिए यहाँ पे 0.001 इंटू फ्रिक्वेंसी कितनी है 100, तो 100 का स्क्वायर करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10 वाट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही होगा, यहाँ पे 10 होगा। ठीक है, 10 वाट, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डीसी सीरीज मोटर ऑपरेटिंग फ्रॉम ए कांस्टेंट सप्लाई वोल्टेज। एक आपका डीसी सीरीज मोटर है, ठीक है, कांस्टेंट सप्लाई वोल्टेज पे आपका ऑपरेट हो रहा है। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको 4 ऑप्शन में दी गई है। तो इनमें से कौन सी आपकी कैरेक्टरिस्टिक डीसी सीरीज मोटर की होगी, तो कैसे पहचानेंगे बताइए, ये इस तरीके से है। ठीक है, तो इनमें से चारों में से कौन सी डीसी सीरीज मोटर की कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो देखिए आप डीसी सीरीज मोटर की अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, स्पीड टॉर्क की, तो हम जानते हैं कि स्पीड का जो रिलेशन होता है ईवी अपॉन फाई होता है। ठीक है, मोटर केस में। अब अगर डीसी सीरीज मोटर है तो टॉर्क का रिलेशन आप जानते हैं क्या होता है, टॉर्क का रिलेशन जनरली आपका मोटर का आई ये होता है फाई आई ए, लेकिन अगर सीरीज मोटर की बात करें डीसी सीरीज मोटर की, तो इस केस में ये क्या होता है, जो आई ए होता है आपका, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, सीरीज फ्लक्स के। यही होता है कि नहीं, क्योंकि जितनी करंट आप आर्मेचर करंट बढ़ेगी उतनी आपका सीरीज फ्लक्स इंक्रीज होगा। तो सपोज करिए जब आपका क्या हो जाएगा, तो टी प्रोपोर्शनल, ये जब आर्मेचर करंट के है तो ये क्या हो जाएगा फाई, फाई जगह पे आई ए हम रख सकते हैं, आई ए इंटू आई ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा टी प्रोपोर्शनल आई ए स्क्वायर। तो ये रिलेशन आप जानते हैं टॉर्क का सीरीज मोटर के केस में आई ए स्क्वायर होता है। ठीक है, अब अगर टॉर्क का रिलेशन ये होता है तो अगर इसमें सपोज करिए ये रखते हैं एन प्रोपोर्शनल ई बी अपॉन फाई ए। फाई ए जो होता है आपका ये क्या होता है, यानी कि फाई ए फाई इसके इसके प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं, तो इसको हम आई ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। तो टॉर्क टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल है, इसके। तो इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो देखिए अगर इसका रिलेशन निकालेंगे तो टी प्रोपोर्शनल ई वी अपॉन ये क्या है टॉर्क, इसके रिलेशन में देखिए इन्वर्सली रिलेशन हो रहा है कि नहीं, यानी कि जब टॉर्क बढ़ेगा तो आपका ये डिक्रीज होगा स्पीड। तो इसमें देखिए अगर टॉर्क इंक्रीज हो रहा है सपोज करिए यहाँ पे, तो आपका उस केस में ये क्या है, स्पीड आपकी कम है। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे ऐसे टॉर्क कम करते जाते हैं तो ये स्पीड देखिए आपकी यहाँ पे पहुंच रही कि नहीं, तो ये क्या है इन्वर्सली रिलेशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो टॉर्क और स्पीड का रिलेशन आप जानते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका रिलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहा गया है, द कम्यूटेटर इन डीसी मशीन एक्ट एज ए। ठीक है, तो डीसी मशीन में आपका कम्यूटेटर होता है। ठीक है, आपको बताना है कि डीसी मशीन में जो कम्यूटेटर होता है वो किस तरह बिहेव करता है। ठीक है, मैकेनिकल इन्वर्टर की तरह बिहेव करता है, कि मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह बिहेव करता है, कि करंट कंट्रोलर की तरह बिहेव करता है, या बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। अब आप ध्यान रखिए कि जब डीसी मशीन की बात आती है तो डीसी मशीन आपका जनरेटर भी हो सकता है या मोटर भी हो सकता है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर डीसी जनरेटर की अगर बात की जाएगी तो डीसी जनरेटर जो होता है वो एज ए मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह वर्क करेगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह वर्क करेगा। अगर यही डीसी मशीन डीसी मोटर में अगर ऑपरेट किया जाता है तो डीसी मोटर के केस में ये मैकेनिकल क्या हो जाएगा, मैकेनिकल इन्वर्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, या वर्क करता है। तो ये दो कंडीशन आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसीलिए जो है आपका डीसी मशीन पूछा है तो डीसी मशीन में आपका डीसी जनरेटर और डीसी मोटर दोनों आएंगे।
ठीक है, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, द पर्पज ऑफ यूजिंग डमी कोयल इन ए डीसी मशीन इज टू। ठीक है, क्या बताना है, डीसी मशीन में एक आपकी डमी कोयल यूज़ की जाती है। ठीक है, उस डमी कोयल का मुख्य पर्पज़ क्या होता है, किस लिए ये यूज की जाती है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी डमी कोयल की बात आएगी डीसी मशीन में, तो डमी कोयल का काम होता है कि आर्मेचर को बैलेंस करना। ठीक है, जो आर्मेचर होता है डीसी मशीन में उसको मैकेनिकल बैलेंस करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ब्रिंग द मैकेनिकल बैलेंस ऑफ आर्मेचर। ठीक है, ये ध्यान देना कि ऑप्शन नंबर डी मत लगा देना, क्योंकि इसमें मैकेनिकल बैलेंस क्या कर रहा है, बॉडी ऑफ द मशीन, तो बॉडी नहीं करता है, उसके आर्मेचर को आपका ये मैकेनिकल बैलेंस करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, फॉर ए 6 पोल डीसी मशीन विद वेव बाउंड आर्मेचर द नंबर ऑफ ब्रशेस रिक्वायर्ड इज, ऑप्शन नंबर ए 2, 4, 6, 12। ठीक है, तो क्या बताना है कि 6 पोल की आपकी एक डीसी मशीन है। ठीक है, उसका जो आर्मेचर वाइंडिंग की गई है उस पर कैसी है, वेव बाउंड। ठीक है, वेव बाउंड की गई है आर्मेचर वाइंडिंग। तो आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ ब्रशेस बताना है कि डीसी मशीन में नंबर ऑफ ब्रशेस कितने लगेंगे या कितने नंबर ऑफ ब्रशेस की रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो अब बताइए इसमें क्या होगा। तो जब भी आपका हमेशा ध्यान देना कि जो नंबर ऑफ ब्रशेस होते हैं, ठीक है, एक ये चीज़ याद रखो कि नंबर ऑफ ब्रशेस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं किसके, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ठीक है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के इक्वल होते हैं, जितने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे उतने ही आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ ब्रश उसमें मशीन में लगेंगे। अब आप जानते हैं कि वेव बाउंड आपकी मशीन है, तो वेव बाउंड में हमने आपको बताया था कि वेव बाउंड के केस में आपका जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होते थे, ए इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता था। ये कितने होते थे, ओनली 2 होते हैं, हमेशा आपको पता है। जबकि आपका लैब बाउंड के केस में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते थे वो किसके बराबर होते थे, आपके नंबर ऑफ पोल्स के बराबर। ठीक है, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, क्योंकि वेव है तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 है। ठीक है, तो 2 नंबर ऑफ पैरेलल का पाथ का मतलब नंबर ऑफ ब्रश कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहीं पे अगर आपका वेव दिया होता तो वेव के केस में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हो जाते, तो आपके 6 हो जाते। क्यों हो जाते, क्योंकि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो लैब में होते हैं वो कितने होते हैं, पोल के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ सकता था आपको, यहाँ हो सकता दे देता क्या, लैब बाउंड, तो लैब बाउंड के लिए क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहा गया, द फंक्शन ऑफ इंटरपोल इन डीसी मशीन इज टू। ठीक है, आपका डीसी मशीन में इंटरपोल यूज किया जाता है, आप जानते हैं। ठीक है, इंटरपोल क्या होता है, आपके नैरो पोल्स होते हैं। ठीक है, वो लगे होते हैं आपके इंटरपोलर एक्सिस में। तो इंटरपोल्स आपको हमने बता दिया था। तो इंटरपोल जो है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, रिड्यूस फील्ड वाइंडिंग हीटिंग, या ऑप्शन नंबर बी इम्प्रूव कम्यूटेशन, या ऑप्शन नंबर सी क्या है, कंपनसेट फॉर एयर गैप वेरिएशन, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, रिड्यूस लॉसेस। तो आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इम्प्रूव कम्यूटेशन। तो इंटरपोल्स का यूज क्यों किया जाता है, कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहा गया है, कॉम्यूटेटर सेगमेंट ऑफ डीसी मशीन आर मेड ऑफ। तो डीसी मशीन में आप कॉम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं। ठीक है, तो कॉम्यूटेटर के जो सेगमेंट होते हैं वो किसके बने होते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, टंगस्टन मटेरियल का बना होता है, या सॉफ्ट मटेरियल का, सॉफ्ट कॉपर का, या इलेक्ट्रोलाइटिक कॉपर का, या हार्ड ड्रॉन कॉपर का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, हार्ड ड्रॉन कॉपर। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो जो भी सेगमेंट होते हैं वो किसके बने होते हैं, हार्ड ड्रॉन कॉपर के। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इतने ही रखते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि वीडियो आपका ज़्यादा लेंदी हो जाएगा फिर। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट आप ज़रूर करिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए फिर, थैंक यू, धन्यवाद।